नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज की संस्कृत शाला की इस वीडियो में। और हमारा आज का विषय है 12वीं कक्षा के अंतर्गत 10 अंक के लिए लगा हुआ एक उपविषय संस्कृत साहित्य इतिहास। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संस्कृत साहित्य इतिहास पर न केवल पठन सामग्री उपलब्ध कराएंगे बल्कि प्रश्नों का भी पर्याप्त अभ्यास कराएंगे। और साथ ही यह वीडियो 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि उनके पास जो 10 अंक का संस्कृत साहित्य लगा है उसमें से 7 अंक यहीं से उनको प्राप्त करने हैं। तो यदि अभी आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद हम गूगल फॉर्म के माध्यम आप जो हैं वह मैं समझता हूं कि अब तैयार हैं संस्कृत साहित्य इतिहास को जानने के लिए। बच्चों, यह 10 अंक का जो विषय है, इस 10 अंक में पहले आपके प्रश्न पत्र का देखिए 7वां जो प्रश्न आता है वो रहता है कि पाठ्यपुस्तक के समागतानाम कवीनाम देश काल कृति संबद्ध प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम चिनुत। यहाँ पर यदि आपने अपना अभी देखा हो, इस बार का आदर्श प्रश्न पत्र आपने देखा होगा, वहाँ मुख्य रूप से इस बार पूछा जाना है कि पाठ्यपुस्तक के जो पाठ हैं उनके पाठों का नाम और उनकी जो वह किस रचना से लिए गए हैं और उनके कवि कौन हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर इस बार केंद्रित रहा जा रहा है। तो हमने भी वहाँ पर आपके लिए वही सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई है। तो इसमें हम देख सकते हैं, हमने ऊपर दिया है, यहाँ पर क्रम से पाठ का नाम भी दिया है और वो किस रचना से लिया गया है और उसके कवि कौन है। तो पहले पाठ को यदि हम देखें, और यह प्रश्न कितने अंक आएगा यहाँ से, ये 3 अंक के यहाँ से प्रश्न रहने हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि संस्कृत साहित्य इतिहास इस बार विकल्प में पूछा जा रहा है। तो प्रथम पाठ जो है अनुशासनम, वह लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। और क्योंकि उपनिषदों के लेखक का निश्चय नहीं है, इसलिए यहाँ आपको कवि का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। तो द्वितीय पाठ इस वर्ष हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तृतीय पाठ है मातुराज्ञा गरीयसी, और यह पाठ लिया गया है प्रतिमा नाटकम से, जिसे कि लिखा है महाकवि भास ने। महाकवि भास के इसके अतिरिक्त अन्य नाटक भी प्राप्त होते हैं, उनमें से चारुदत्तम भी एक प्रसिद्ध नाटक है। तृतीय स्थान पर हम देखें तो हमारा चतुर्थ पाठ है प्रजानुरंजको नृपः। यह पद्य पाठ लिया गया है प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम से, जिसे लिखा है महाकवि कालिदास ने। महाकवि कालिदास जी के इसके अतिरिक्त अन्य भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक महाकाव्य है कुमार संभवम, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और आगे हम देखें तो हमारा पंचम पाठ है दौवारिकस्य निष्ठा। दौवारिकस्य निष्ठा, यह पाठ लिया गया है शिवराज विजय। बच्चों, यह एक आधुनिक संस्कृत गद्य काव्य है, यह आधुनिक संस्कृत उपन्यास है, जिसे लिखा है अंबिकादत्त व्यास जी ने, जो कि जयपुर से संबद्ध हैं। तो इन्होंने लिखा है शिवराज विजय को। और हमारा जो अग्रिम पाठ है षष्ठ पाठ, जिसका नाम है सूक्ति सौरभम, इसमें सूक्तियाँ हैं जो कि अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं। तो हम उन ग्रंथों का भी यहाँ पर आपको संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जिसमें कि कुछ सूक्तियाँ ली गई हैं नीति शतकम से, जिसे लिखा है भर्तृहरि जी ने। और भर्तृहरि जी ने इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्रंथ लिखे हैं, आगे हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे। और यहाँ हम देखें सूक्ति सौरभम में ही विक्रमांक देवचरितम, यह ऐतिहासिक जो महाकाव्य है वहाँ से भी कुछ सूक्तियाँ ली गई हैं। और इस ग्रंथ को लिखा है महाकवि बिल्हण ने। और इसके अतिरिक्त कुछ सूक्तियाँ चाणक्य नीति से भी हैं। तो चाणक्य नीति के लेखक हैं आचार्य चाणक्य। मैं समझता हूँ आप इनसे अवश्य ही परिचित होंगे। और आचार्य चाणक्य की एक और अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जिसका नाम है अर्थशास्त्रम। तो इसके पश्चात बच्चों हमारा जो सप्तम पाठ है, सप्तम पाठ जिसका नाम है नैके नापि समम गता वसुमती। तो यह कथा पाठ है, जिसमें बालक भोज के विषय में बताया गया है। उसकी कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है, आपको अब कहानी याद आ रही होगी। तो यह लिया गया है भोज प्रबंध से, जिसे लिखा है महाकवि बल्लाल सेन जी ने। और अग्रिम जो पाठ है, अष्टम पाठ इस वर्ष हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, नवम पाठ है मदालसा।
और मदालसा यह एक नाटक है और जिसे लिया गया है पुरंदरी पंचकम इस रूपक संग्रह से, नाटक संग्रह से लिया गया है, जिसे लिखा है आचार्य वेद कुमारी घई जी ने। और अग्रिम पाठ प्रतीक्षा है 10वां पाठ, वो इस वर्ष पाठ्यक्रम में नहीं है। तो उससे अगला है हमारा 11वां पाठ जो है वो कार्य व्यवस्थित ही, जिसे लिया गया है श्रीमद् भगवत गीता से, जो कि महाभारत का ही एक अभिन्न अंग है। और इसके लेखक जो हैं महाभारत के वो हैं महर्षि वेदव्यास। और हमारा अंतिम पाठ जिसका शीर्षक है विद्यास्थानानि, यह पाठ जो है वह लिया गया है प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा से, और जिसे लिखा है आचार्य राजशेखर ने। बच्चों, यदि आप इतनी सामग्री को आप ध्यान कर लेते हैं, आप इस सामग्री को बार बार यदि आप पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से 3 अंक के लिए प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न आपके पास आएंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ 3 में से 3 अंक पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कुछ प्रश्न हमारे सम्मुख हैं यहाँ। प्रथम प्रश्न ही है हमारा कि बुद्ध चरितम अस्याह रचनायाह लेखकः कः। तो बुद्ध चरित जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित जो है उसे लिखा है अश्वघोष जी ने। अग्रिम जो है प्रश्न वह है अंबिकादत्त व्यासः अस्य लेखकस्य रचना का। अब अंबिकादत्त व्यास जी का आपने परिचय देखा था यहाँ पर, जो शिवाजी वाला जो पाठ था, शिवाजी वाला ग्रंथ है शिवराज विजय, तो उन्होंने उसे लिखा था। तो यहाँ पर विकल्प में है देखिए शिवराज विजय। तो आप ऐसे यहाँ विकल्प के माध्यम से आप उसे कर पाएंगे और विकल्पों में ही सारे प्रश्न आने हैं। फिर है देखिए आचार्य वेद कुमारी घई, इन्होंने किस पाठ्यांश को लिखा है? तो किस पाठ्यांश को लिखा है इन्होंने लिखा है आपके 3 यहाँ पर देखिए 3 पाठों के नाम हैं। इनमें से किसको लिखा है इन्होंने? मदालसा को, जो कि एक नाटक है। तो अग्रिम प्रश्न है जैसे कि नैके नापि समं गता वसुमती अस्य पाठस्य रचयिता कः। इस पाठ के रचयिता कौन है? तो इस पाठ के रचयिता कौन है बच्चों? यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ लिया गया है भोज प्रबंध से। और भोज प्रबंध को लिखा किन्होंने है? बल्लाल सेन जी ने। तो ख बल्लाल सेन जो है वह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और भासः अस्य लेखकस्य रचना का, महाकवि जो भास हैं उनकी इन तीनों विकल्पों में से रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना है? प्रतिमा नाटकम, जहाँ से हमारा तृतीय पाठ लिया गया है। पंचतंत्रम अस्याह रचनायाह लेखकः कः। इसके लेखक कौन है पंचतंत्र के? ये तो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। फिर है कार्य व्यवस्थिति, इस पाठ के रचयिता कौन है? क्योंकि यह महाभारत के अंश गीता से लिया गया है, तो इसके लेखक कौन है? महर्षि व्यासः। इन्हें ही महर्षि वेदव्यास भी कहा जाता है। अग्रिम प्रश्न है भर्तृहरि अस्य लेखकस्य रचना का। भर्तृहरि जो हुए हैं उनकी रचना कौन सी है? तो कौन सी है? देखिए भर्तृहरि के नाम याद आते ही आपको शतक याद आ जाना चाहिए, तो वो है श्रृंगार शतक। और बच्चों, अगर आप इन कवियों के विषय में, इनके देश काल और कृति आदि को आप एक रोचक माध्यम से आप स्मरण करना चाहते हैं, तो हमने इस विषय पर एक वीडियो बनाई हुई है, जहां आप एक पंक्ति सुनकर एक पंक्ति को याद करने से ही आपको उस कवि के संबंध में, उसके देश काल कृति सभी विषयों की जानकारी हो जाएगी। तो हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक डाला है, यदि आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। अग्रिम प्रश्न है बल्लाल सेन अस्य लेखकस्य रचना का। तो बल्लाल सेन जी की रचना कौन सी है? भोज प्रबंध, वृत्त रत्नाकर या तर्क संग्रह। तो ये है भोज प्रबंध। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके पास में आने वाले हैं। ये हमने जो आदर्श प्रश्न पत्र आया था अभी, तो हमने उसके आधार पर ही इन प्रश्नों का अभ्यास यह तैयार किया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही हम अपने ब्लॉग संस्कृत शाला पर भी जो है हम इसे उपलब्ध कराएंगे। तो sanskritshalla.blogspot.com या संस्कृत शाला #संस्कृत ट्यूटोरियल्स आप ऐसा डालकर भी गूगल के माध्यम से आप हमारे ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको इनकी वर्कशीट भी प्राप्त हो जाएगी। मैं समझता हूं क्योंकि ऊपर अभी जो मैंने आपको इससे पहले वो सारे विस्तृत जानकारी दी थी, वहीं से ये सब प्रश्न हैं, वहीं इन सब प्रश्नों के उत्तर भी हैं।
तो आपको कोई इन प्रश्नों के उत्तर में मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए हम यहाँ ज़्यादा समय न लगाते हुए हम अग्रिम विषय की ओर यहाँ से बढ़ना चाहेंगे। तो इस विषय को यदि आप जान लेते हैं तो 3 अंक आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने 3 अंक का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वहाँ विषय का उसका, तो अब अगले जो 7 अंक हैं उनके लिए है आपके पास, देखिए 8वां प्रश्न आएगा 3 अंक के लिए, जिसका विषय रहेगा कि गद्य पद्य नाटकस्य च विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत। समुचित वैशिष्ट्य, उनकी विशेषताएं चुननी है आपने। इसमें भी आप यह 3 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न आपके पास आएंगे। तो और 9वां प्रश्न रहेगा गद्य पद्य चंपू काव्यस्य च विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम। गद्य पद्य और चंपू काव्य की ये जो 3 प्रकार का काव्य है उसकी विशेषताओं का वर्णन आपने करना है। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया है, गद्य पद्य चंपू और नाटक, इन तीनों ही विषयों को पर आपको बहुत सरल शब्दों में कुछ सामग्री उपलब्ध कराई है। उसे आप पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको इन तीनों ही विषयों से कोई भी प्रश्न आए उसका उत्तर देना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और फिर हम प्रश्नों का अभ्यास भी आपको कराएंगे। हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न भी आगे दिए हुए हैं, तो अब देख लेते हैं इसे। अब गद्य काव्यस्य प्रमुखाः विशेषताः, गद्य काव्य के विषय में जानते हैं। तो पहली तो मुख्य बात यह है कि गद्य काव्य देखिए कहते किसे हैं, तो छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते। जो छंद के नियमों से रहित जो रचना होती है उसे गद्य कहा जाता है। और संस्कृत का जो गद्य साहित्य है वो अत्यंत प्राचीन है, बहुत पुराना है। और गद्य साहित्य में दुरूहता और क्लिष्टता दिखाई देती है, मतलब थोड़ा सा कठिनता का, क्लिष्टता का समावेश वहां होता है। और उसका कारण है बच्चों, चौथे पॉइंट में दिया गया है, क्योंकि संस्कृत गद्य साहित्य में समास शैली का अधिक्य होता है, लंबे लंबे समासों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। तो इस कारण से भी गद्य जो है वो सामान्य रूप से पद्य की अपेक्षा थोड़ा सा क्लिष्ट समझा जाता है, लगता है। और आगे हम देखें तो ओज जो है वह ओज गुण को, वीरता आदि के भाव को संस्कृत गद्य के प्राण माना जाता है। और कहा भी तो गया है कि ओजः समास भूयस्त्वम एतद् गद्यस्य जीवितम, कि ओज और समास की बहुलता ये दोनों जो है वह गद्य के प्राण है, ये दोनों गद्य का जीवन है। इतना महत्व है देखिए इनका गद्य में। और हम देखें तो संस्कृत गद्य साहित्य के जो कथानक हैं, जो कहानियां हैं, उनका मूल क्या है, लोक कथाएं हैं। समाज में विश्रुत जो लोक कथाएं हैं वो हैं उनका विषय। और अब गद्य के भेदों की यदि हम बात करें तो गद्य के 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 भेद, कथा और आख्यायिका, ये 2 भेद हैं। फिर कथायाः कथानकम काल्पनिकम, अब उनका ये भी प्रश्न बन जाता है कई बार के ये बताइए कि कथा कैसी होती है। तो जब जिस गद्य रचना का कथानक, जो कहानी जो है, अगर वह काल्पनिक हो तो वह उसे आप कथा कह सकते हैं। और जिस गद्य रचना की कहानी जो है वह कथानक ऐतिहासिक हो, इतिहास की किसी प्रसिद्ध घटना पर आधारित हो, तो आप उसे आख्यायिका कहते हैं। और कुछ प्रमुख गद्य काव्यों का यहाँ परिचय भी दिया गया है, जैसे हर्षचरितम और कादंबरी, ये दोनों ग्रंथ जो हैं वह महाकवि बाणभट्ट की रचना है। और दश कुमार चरितम, यह किसकी रचना है, आचार्य दंडी की। और वासवदत्ता, यह प्रसिद्ध रचना है आचार्य सुबंधु की। और अंबिका दत्त व्यास जी का शिवराज विजय, जो कि आधुनिक गद्य काव्य है, अभी आपने उसका पीछे परिचय प्राप्त किया था। और गद्य के विषय में ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, ये पूछ ली जाती है कई बार बच्चों, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे और याद भी रख लेंगे। और क्या उक्ति कही जाती है कि गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, कि गद्य को कवियों की कसौटी माना जाता है। कि कैसे ये पता चलाएं कि कौन से कवि श्रेष्ठ हैं, तो बोले कहा कि उनकी गद्य रचना के आधार पर कवि का ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि ये तुलना करते हुए कि कौन कवि श्रेष्ठ हैं। तो अब हमने गद्य को जाना है। गद्य को जानने के पश्चात अब पद्य साहित्य को भी जान लेते हैं। पद्य साहित्य के वैशिष्ट्य यहाँ दिए गए हैं। जैसे पहली ही बात है कि पद्यम संस्कृत साहित्य से उत्कृष्टतमा विधा, सबसे श्रेष्ठ विधा मानी जाती है पद्य को संस्कृत साहित्य की। जो गद्य पद्य चंपू आदि जो है वह तीनों में ही पद्य को उत्कृष्टतम विधा माना जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। और फिर
पद्य कैसा होता है, वो गीतिमय होता है, गेयता से युक्त होता है। क्यों उत्कृष्ट है वह? क्योंकि इसमें एक स्वाभाविक रस होता है, स्वाभाविक एक आनंद होता है, क्योंकि इसमें गेयता होती है, एक माधुर्य होता है उसमें। तो अब पद्य है क्या? तो छंद के नियमों से बंधी हुई जो रचना है, जो छंद के नियमों से युक्त जो रचना है, उसे पद्य कहा जाता है। और पद्य जो होता है, पद्य में वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि का विचार किया जाता है। तो फिर पद्य में हम देखें तो अक्षरों और मात्राओं की एक निश्चित संख्या भी होती है। और संस्कृत पद्य साहित्य में हृदय की कोमल भावनाओं का प्रकाशन भी हमें मिलता है। जैसे गद्य में तो देखिए क्या था कि ओज गुण का वर्णन था, लेकिन यहाँ पर हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं और श्रृंगार रस जो है यहाँ पर मुख्य रस है इन कोमल भावनाओं हेतु। तो इसका वर्ण विषय भी जो है वो या तो श्रृंगार होता है, या नीति, या धर्म, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य इत्यादि विषय रहते हैं। और पद्य साहित्य में जो पदावली होती है, जो शब्द जो होते हैं वो सरस, सरल व सुमधुर होते हैं। और संस्कृत पद्य साहित्य का यदि हम बात करें तो त्रिविधम वर्तते, तीन भेद हैं मुख्य रूप से। हम वैसे मुख्यतः ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन सामान्य दृष्टि से अध्ययन के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं इसे। और वो हैं महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य। और अब महाकाव्य को जानते हैं तो महाकाव्य का लक्षण दिया गया है कि सर्गबंधो महाकाव्यम, सर्गों में बंधी हुई जो रचना है उसे ही महाकाव्य कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कई बार। फिर महाकाव्य में न्यूनातिन्यूनम 8 सर्गाः, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग जरूर होते हैं। और श्रृंगार, वीर और शांत, इनमें से कोई एक रस यहाँ पर प्रधान होता है। और कुछ प्रमुख महाकाव्यों की हम बात करें तो रघुवंश और कुमार संभव, ये दोनों महाकवि कालिदास के काव्य हैं। बुद्ध चरितम जो है वह महाकवि अश्वघोष का है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी का काव्य है। और शिशुपाल वधम ये माघ द्वारा रचित महाकाव्य है। नैषधीय चरितम ये आचार्य श्रीहर्ष द्वारा। और आदि काव्यम जिसे कि रामायण हम कहते हैं, आदि काव्य, रामायण को ही हम आदि काव्य कहते हैं, इसे वाल्मीकि जी ने रचा है। और महाभारत भी यहाँ सम्मिलित है, जिसे कि महर्षि वेदव्यास जी ने रचा है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। अब खंड काव्य को जान लेते हैं। तो महाकाव्य से लक्षण न्यूनम खंड काव्यम भवति, महाकाव्य के सभी लक्षण जहाँ पूरे नहीं होते हैं, कुछ ही लक्षण जो हैं पूरे होते हैं, तो उसे खंड काव्य कहा जाता है। और खंड काव्य को ही गीति काव्य नाम से भी जानते हैं। और सर्गों की बात करें तो खंड काव्य में अधिकाधिक 7 सर्ग होते हैं। और एक और बात हम जान सकते हैं कि महाकाव्य में नायक के पूरे जीवन से संबंधित कथा का चित्रण होता है, वर्णन होता है। लेकिन खंड काव्य में, जैसा खंड का अर्थ होता है भाग, हिस्सा, तो नायक के जीवन के किसी विशेष भाग, विशेष हिस्से का चित्रण, वर्णन यहाँ आपको प्राप्त होता है। और कुछ प्रमुख खंड काव्यों को हम जान लेते हैं। जैसे मेघदूतम, ये कालिदास जी का द्वारा रचित है। और नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम च, देखिए तीनों शतक आए तो आप भर्तृहरि जी को अवश्य याद करें। और एक और हैं शतक वीर, जिन्होंने लिखे हैं शतक, वो हैं मयूर कवि, इन्होंने लिखा है सूर्य शतकम, भगवान सूर्य की आराधना में इन्होंने सूर्य शतक लिखा है। अब चंपू काव्य को जान लेते हैं। चंपू काव्य से भी बच्चों ये ध्यान रखिए कि कम से कम 1 या 2 प्रश्न अवश्य आना है। और जानकारी जो है वो इनके विषय में बहुत संक्षिप्त ही है। जैसे चंपू है क्या? अब गद्य जान लिया है, पद्य जान लिया है, तो गद्य और पद्य से युक्त जो रचना है उसे हम क्या कहते हैं? वही चंपू काव्य है, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। और यहाँ रस की बात करें तो श्रृंगार, वीर और शांत आदि रसों का प्रयोग चंपू काव्य में किया जाता है। फिर चंपू काव्ये सर्गाणाम नामानि उच्छ्वासः लंभकः इत्यादि पदैः क्रियन्ते। क्या नाम होते हैं सर्गों के वहाँ? उच्छ्वास और लंभक आदि। फिर विविधानाम कथावस्तूनाम प्रयोगः चंपू काव्येषु दृश्यते। अनेक प्रकार की कथा वस्तुओं का उपयोग जो है, प्रयोग, वह चंपू काव्य में दिखाई देता है। फिर चंपू काव्येषु सरल गद्यानाम प्रयोगः क्रियते। चंपू काव्यों में सरल गद्यों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गद्य हमने देखा है सामान्य रूप से थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उसमें समासों का अधिक प्रयोग रहता है। लेकिन चंपू में जो जहाँ की गद्य और पद्य मिश्रित रहते हैं, वहाँ का गद्य जो है वह बिल्कुल सरल प्राप्त होता है। फिर छठे स्थान पर हम देखें तो प्रमुख चंपू काव्य हैं
वो उनमें नलचंपू प्रमुख है, जिसे कि त्रिविक्रम भट्ट जी ने लिखा है। यशस तिलक चंपू है, सोमदेव सूर्य जी द्वारा रचित है। जीवनधर चंपू है, जिसे कि हरिश्चंद्र कवि ने लिखा है। रामायण चंपू है, भोजराज द्वारा रचित। और भारत चंपू है, अनंत कवि द्वारा रचित। और विश्व गुणादर्श चंपू है, वेंकटाध्वरी जी द्वारा रचित। तो ये संक्षिप्त परिचय हो गया चंपू काव्य का। और अब बारी आती है नाटक की। नाटकों के विषय में हम देखें तो संस्कृत नाटकों के बारे में ये कहा जाता है कि संस्कृत नाटकानि रस प्रधानानि भवन्ति। रस से प्रधान होते हैं, रस युक्त होते हैं, रस की प्रधानता होती है यहाँ पर। और नाटकों का जो प्रधान रस है वो कौन सा रस है? वो श्रृंगारः वीरः वा भवति। वो या तो श्रृंगार होता है या फिर वीर रस वहां पर प्रधान होता है। और नाटकम रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टम भवति। रूपक के देखिए 10 भेद माने जाते हैं। उन 10 भेदों में नाटक जो है वह उसका एक प्रमुख भेद है, और आज वह वही रूपक का पर्याय भी हो गया है। संस्कृत नाटकों की बात करें तो इनमें पात्रों की जो है वह निश्चित संख्या नहीं होती है, और संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। इनमें जो है वह कथा जो है वह एक सुखद मोड़ पर जाकर पूरी होती है। फिर हम देखें तो नाटका नाम आरंभ। नाटकों का जो आरंभ है वो ईश वंदना के रूप में होता है, जिसमें कि जो सूत्रधार होता है वह आरंभ में ही अपने नाटक की जो नाटक का जब क्योंकि नाटक मंचन की करने के लिए लिखा जाता है, तो वो नाटक या अपना जो इतना महत् कार्य है उसे आरंभ करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो उसे मंगलाचरण या नांदी कहा जाता है। ध्यान रखें बच्चों के ये मंगलाचरण जो है वो नाटक के आरंभ में होता है, और अंत में भी एक इस प्रकार का थोड़ा सा कार्य होता है समाप्ति के समय में, जिसे हम भरत वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पर जो नाटक का प्रधान पात्र होता है, अब ये प्रश्न हो सकता है कि मंगलाचरण सामान्य रूप से सूत्रधार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो भरत वाक्य है उसे जो प्रधान पात्र है नाटक का, वह अन्य पात्र मिलकर देश और समाज की उन्नति के लिए मंच पर आकर कामना करते हैं, जिसे कि भरत वाक्य कहा जाता है, और ये अंत में होता है। अब नाटकों में हम अंकों की बात करें तो कम से कम 5 और अधिकाधिक 10 अंक होते हैं। अब नाटक का एक मुख्य पात्र होता है विदूषक, और ये संस्कृत नाटकों की अपनी एक मौलिक विशेषता है। और इसका कार्य क्या है, देखिए ये नाटक में प्रायः नायक का मित्र होता है, और हास्य उत्पन्न करना नाटक में इसका एक मुख्य कार्य रहता है। तो अब आप याद करें बहुत सारी फिल्मों को, जैसे गोविंदा की कई सारी फिल्में हैं, तो गोविंदा की फिल्मों में आपने देखा है कि जॉनी लीवर ने या फिर शक्ति कपूर ने, तो कुछ फिल्मों के नाम आपको अब याद आ रहे होंगे, तो वहाँ जो है वह इन्होंने एक ऐसा ही उन नायक के मित्र का रोल निभाया है, तो वास्तव में वो विदूषक आप उसे कह सकते हैं। फिर नाटक में एक लिखा आता है प्रकाशम, और प्रकाशम जब लिखा आता है तो उससे पहले आपको एक शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है स्वगतम। अब स्वगतम का मतलब क्या होता है, जब कोई पात्र मंच पर खड़ा हुआ है और वो मन में कुछ सोच रहा है लेकिन वो साथ वाले पात्रों को नहीं कह रहा है, तो जब वो कुछ संवाद बोलता है ऐसा, तो उससे पहले स्वगतम लिख दिया जाता है, जिससे ये आपको सब जो पढ़ रहे हैं उस नाटक को एक पुस्तक के रूप में उन्हें पता चल जाए कि अब जो पात्र कह रहा है वो अपने मन में सोच रहा है। क्योंकि जब मंच पे प्रस्तुत करता है तब तो दर्शकों को दिखाई दे ही जाता है, वो अभिनय इस प्रकार से करता है कि वो किसी को कह नहीं रहा है बल्कि अपने मन में सोच रहा है। तो लेकिन लिखने में वहाँ पर ऐसा पता नहीं चल पाता है, इसलिए उससे पहले स्वगतम लिखा जाता है, और जब तक प्रकाशम नहीं आ जाए तब तक जो संवाद रहता है वो उसके मन में सोचने का ही रहता है, और जब फिर वो सभी पात्रों को सुनाना चाहता है तो उससे पहले प्रकाशम लिखा जाता है। और प्रकाशम कहते भी हैं कि सर्वश्राव्यम प्रकाशम, जो सभी को सुनाना चाहते हैं ऐसे संवाद जो हैं वो प्रकाशम कहलाते हैं। फिर अब एक और पात्र है कंचुकी। ये कौन होते हैं? ये राजभवन में अंतःपुर में जाने में समर्थ एक वृद्ध ब्राह्मण पात्र होते हैं। अब अंतःपुर क्या होता है? अंतःपुर वह स्थान है महल का जहाँ पर रानियाँ निवास करती हैं। महल की रानियों का या महिलाओं का निवास जहाँ पर होता है वहाँ सामान्य रूप से पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं होती है। वहाँ कंचुकी राजा के संदेशवाहक के रूप में राजा का संदेश लेकर वहाँ जा सकते हैं, और यह एक वृद्ध ब्राह्मण पात्र होते हैं। और कुछ प्रमुख नाटकों की हम बात करें तो
अब देखिए, जैसा मैंने महाकवि भास के विषय में आपको बताया था, उनके कुछ नाटक यहाँ आ भी गए हैं। प्रतिमा नाटकम, चारुदत्तम, स्वप्न वासवदत्तम, उर्भंगम, दूतवाक्यम, ये सब नाटक जो हैं वह महाकवि भास के प्रसिद्ध नाटक हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का नाटक है। मृच्छकटिकम आचार्य शूद्रक द्वारा रचित है। और मुद्रा राक्षसम महाकवि विशाखदत्त द्वारा विरचित है। और भवभूति जी ने लिखा है, महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम, ये रामायण पर आधारित नाटक है। तो बड़े सुंदर सब, बड़े आकर्षक, ये रोचक नाटक हैं सभी के सभी, जिनका हमने अभी वर्णन समझा है। बच्चों, ये थी सामग्री, जिसे आप जान लेंगे तो इस सामग्री के आधार पर आप, अब हम आपको कुछ प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब आपने यदि सामग्री को अच्छे से समझ लिया है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी दे देंगे। जैसे गद्यम कविनाम किम वदंती, ये गद्य की अंतिम पंक्ति थी। आपने वहां पर आपने समझा होगा, जाना होगा, तो अब उत्तर आ जाएगा। तो गद्य को क्या कहा जाता है कवियों का? निकषम, कसौटी माना जाता है गद्य को। तो फिर प्रश्न आता है कि गद्य का सर्व प्राचीन रूप कहाँ प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है बच्चों कहाँ पर? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गद्य का सर्वाधिक प्राचीन प्रारूप प्राप्त होता है। अब गद्य काव्यम अस्ति, कैसा है गद्य काव्य इनमें से? छंदो विचितम, छंदो रहितम या पदयुक्तम। तो कैसा है गद्य काव्य? छंदो रहितम। फिर गद्य काव्य के भेदों की बात हो रही है कि गद्य काव्यस्य भेदौस्तः, दो भेद कौन से हैं? गद्य काव्य के भेद कितने हैं? देखिए, भेदो यदि शब्द को आप समझ गए हैं तो आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। संख्या बतानी है अभी आपको, तो वो हैं द्वौ भेदौ, दो भेद हैं। छंदो युक्ता रचना कथ्यते, छंद से युक्त रचना क्या कही जाती है? तो गद्य, पद्य या नाटक, तो ये कही जाती है पद्य। अब महाकाव्यम खंड काव्यम च भेदौस्तः, महाकाव्य और खंड काव्य भेद हैं। किसके भेद हैं महाकाव्य और खंड काव्य? तो ये हैं पद्य काव्य के, पद्यस्य। फिर साहित्यिक गद्य, जो साहित्यिक गद्य है उसमें किसका आधिक्य होता है? कस्याः आधिक्यम भवति, तो अलंकारों का, समासों का या फिर रसों का। तो ये आपने जरूर, आपके ध्यान आ गया होगा अब। तो इसमें किसका होता है? साहित्यिक गद्य की बात हो रही है तो सामासिकतायाः, समास होते हैं। ओजः समास भूयस्त्वम, ये पंक्ति कही गई है वहां पर। फिर पद्य साहित्य कासाम प्रकाशनम भवति, किनका प्रकाशन होता है पद्य साहित्य में? तो वो गद्य के विपरीत वहां पर कोमल भावानाम, कोमल भावों का प्रकाशन। रूपकस्य कति भेदाः, कितने भेद हैं? 10। नाटकम कस्य एकः प्रसिद्धः भेदः भवति, नाटक किसका एक प्रसिद्ध भेद होता है? तो वो रूपक, महाकाव्य या खंड काव्य, किसका? रूपकस्य। पद्ये संख्या निश्चिता भवति, पद्य में संख्या निश्चित होती है। किनकी? वाक्यों की, पदों की या फिर अक्षरों की। अब देखिए, अक्षरों से मिलकर पद बनते हैं, पदों से मिलकर वाक्य बनते हैं, तो संख्या तो वहां निश्चित होती है, तभी उसे गाया जा सकता है। लेकिन किसकी? अक्षराणाम, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, वही है। तो रसानाम संख्या रिक्त स्थानम अस्ति, रसों की संख्या कितनी है? रसों, अभी आप कई जगह नाम आया है कि यहाँ पर श्रृंगार, कहीं पर वीर, कहीं पर शांत। तो यहाँ पर रसों की संख्या है कुल कितनी? तो मुख्य रूप से 9 रस माने जाते हैं, 9 रस माने गए हैं, 9। संस्कृत नाटकों में हास्य पात्र को क्या कहा जाता है? मित्र, विदूषक या नृपः, नृपः मतलब राजा, तो वह कहा जाता है विदूषक को। विदूषक जो है वह, विदूषक को नाटकों में हास्य पात्र वह रहता है। आगे देखें तो विदूषक किसका मित्र होता है? तो किसका मित्र होता है? वह नायकस्य, नायक का मित्र होता है। अंतःपुरचरो विप्रः गुणो गुणान्वितः, यह उक्ति किसके विषय में कही गई है? देखिए, अंतःपुर में जो विचरण कर सकता है, विप्र भी है, विप्र मतलब ब्राह्मण, तो कौन है ऐसा? किसके विषय में कही गई है? विदूषकस्य। अग्रिम है संस्कृत नाटकेषु आरंभे भवति, आरंभ में होता है इनमें से क्या? नांदी, भरतवाक्य या प्रगल्भम। अब प्रगल्भम तो आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन नांदी और भरतवाक्य पढ़े हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि नांदी जो है वह आरंभ में होता है। और फिर अगला प्रश्न ही आ गया ऐसा ही एक और, कि संस्कृत नाटकों में अंत में क्या होता है? भरतवाक्य। अब देखिए, वैसे ही प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। अब नाटकेषु प्रधानः रसः, प्रधान रस जो है वह नाटकों में कौन सा होता है? तो प्रधान रस होता है श्रृंगार रस।
फिर वैदिक कालीन गद्ये कस्याः अभावः, किसका अभाव होता है? वैदिक कालीन जो गद्य है उसमें किस चीज का अभाव है? तो क्या वाक्यों का या फिर वहां पर सामासिकता का? तो वाक्य तो होंगे ही होंगे, सामासिकता भी गद्य का के प्राण है, तो सामासिकता भी प्राप्त होती है हमें, लेकिन रसा नाम प्राय रसों का वहां पर अभाव है। महाकाव्यम कस्य भेदः कथ्यते, महाकाव्य किसका भेद है? तो महाकाव्य किसका? गद्य, पद्य या नाटक, किसका भेद है? महाकाव्य पद्यस्य। फिर खंड काव्य जो है वो किसका भेद है? वो भी पद्य का ही भेद है। और खंड काव्य का अपरम नाम, क्योंकि प्रश्न देखिए बच्चों आपके पास में संस्कृत में ही पूछे जाने हैं, इसलिए संस्कृत में ही प्रश्नों का आपको अभ्यास यहाँ कराया गया है। तो खंड काव्य का अपरम नाम, दूसरा नाम क्या है खंड काव्य का? वो है गीति काव्यम। खंड काव्ये रिक्त स्थानम प्रधानम भवति, क्या प्रधान होती है? अभिनय, गेयता या अलंकाराणि, तो गेयता प्रधानम भवति। फिर है कि संस्कृत महाकाव्ये न्यूनतमः सर्गाः, कम से कम सर्ग कितने होने चाहिए? तो 8 सर्गाः भवितव्याः। महाकाव्यस्य कथानकम, कथानक कैसा होता है महाकाव्य का? तो छंदोबद्ध, रसनिबद्ध या फिर सर्गबद्ध, तो कथानक सर्गबद्ध होता है, सर्गों में रचना होती है महाकाव्य की। फिर कंचुकी जो है उसे राजभवन का क्या कहा जाता है? योद्धा, संदेशवाहक या फिर रक्षक, तो क्या कहा जाता है? संदेशवाहक। बच्चों आप जो है वह आप यहाँ इनके स्क्रीनशॉट लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं, और क्योंकि मैंने कहा है कि हम ब्लॉग पर भी आपको अपने ये इसे हम वर्कशीट के रूप में उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ आप इन्हें पहले आप इनके समस्त सामग्री को आप पढ़कर इसके उत्तर भी आप छांटने का प्रयास कर सकते हैं, बाद में यहाँ से आप उन्हें मैच कर सकते हैं। आख्यायिका किसका भेद होती है? आख्यायिका किसका भेद होती है? वो गद्य काव्य का। तो नाटक के आरंभ में विघ्न विनाश के लिए देवों की स्तुति को क्या कहते हैं? नांदी। नाटकस्य प्रमुखम तत्वम, प्रमुख तत्व क्या है? रस, अलंकार या फिर गेयता नाटकों का, तो रस मुख्य तत्व है उनका। कम से कम अंक कितने होते हैं नाटक में? बताइए। 5, 10 अथवा त्रय, तो 5 न्यूनतमः अंकः और अधिकाधिक 10 अंकः। नाटक का प्रमुख रस कौन सा होता है? तो प्रमुख रस जो है वह श्रृंगारः वीरः, अब रिक्त स्थान में क्या आएगा? श्रृंगारः वीरः रौद्रः वा भवति अथवा हास्यः वा भवति, तो श्रृंगारः वीरः हास्य, हास्य रस जो है वह, हास्य भी नाटकों का एक प्रमुख विषय रहता है। फिर कथा और आख्यायिका किसके भेद हैं? कथा और आख्यायिका किसके भेद हैं? ये दोनों गद्य के भेद हैं। नाटक के अंत में जो नट के द्वारा सामाजिकों को जो आशीर्वाद दिया जाता है वो क्या कहलाता है? भरत वाक्यम। नाटक में मंच संचालन का उत्तरदायित्व अब किसका, कौन संभालता है मंच को नाटक में? वो है सूत्रधार, तो सूत्रधारस्य उत्तरदायित्वम भवति। नाटकों की भाषा कैसी होती है? केवल वहाँ गद्य होता है या केवल पद्य या फिर गद्य और पद्य दोनों? जी हाँ, सविकल्प है, गद्य पद्यमयी। कस्य कल्पना संस्कृत नाटका नाम मौलिक की विशेषता, मौलिक विशेषता कौन सी है संस्कृत नाटकों की? किसकी कल्पना? विदूषक की। रामायण क्या है? एक नाटक, महाकाव्य या खंड काव्य है? तो महाकाव्य है। रामायण से रचयिता कह, ये तो आप अवश्य जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि। रामायण से नायकः ब रामः। रामायण महाकाव्य से नायिका का, नायिका कौन है? तो सीता है नायिका। और महाभारत की बात करें तो कस्य कृति ही? तो वेदव्यासस्य। रामायणम अधिकृत्य लिखितम नाटकम किमस्ति? इनमें से जिस जो रामायण पर अधिकृत लिखा गया है तो वह उत्तर रामचरितम, राम जी का नाम भी आ रहा है देखिए यहाँ पर। रामायण में कांडों की हम बात करें, रामायण सर्गों में विभक्त नहीं है, रामायण कांडों में विभक्त है। तो कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, जिनमें पहला कांड अयोध्या कांड है और अंतिम जो पहला कांड बाल कांड है और अंतिम जो कांड है वो है उत्तर कांड। रामायण में श्लोक कितने हैं? तो कितने श्लोक हैं रामायण में? 24 सहस्राणि, 24,000 श्लोक हैं। महाभारत महाकाव्य जो है वो कितने पर्वों में विभक्त है? तो वो 18 पर्वों में, 18 पर्वों में बटा हुआ है। और श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो वो महाभारत का एक भाग है। और रघुवंश जो है वो इस कृति के रचयिता कौन है? तो रघुवंश जो कृति है उसके रचयिता हैं
महाकवि कालिदासः। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कृति किनकी है? यह भी महाकवि कालिदास की ही कृति है। मेघदूत किसकी कृति है? ये भी कालिदास जी की कृति है। मुद्रा राक्षस क्या है? वो एक नाटक है, रूपक है या काव्य है? तो वो एकम नाटकम अस्ति। तो यद्यपि नाटक भी जो है वह रूपक का ही एक भेद है, तो मुख्यतः वह नाटक है। पंचतंत्रम रचनाया रचयिता का कौन है रचयिता? तो विष्णु शर्मा जी हैं, ये हमने देखा था पहले। गद्य के प्रमुख रचनाकार इनमें से कौन माने जाते हैं? कालिदास, बाणभट्ट या वराह मिहिर? तो बाणभट्ट, जिनकी 2 गद्य रचनाएं हैं, हर्षचरितम और कादंबरी। तो उपमा कस्य विश्व प्रसिद्धा, उपमा अलंकार भी है यह उपमा, जिसका अर्थ है तुलना करना। तो एक कवि की बड़ी प्रसिद्ध मानी गई हैं उपमाएं। तो किस कवि की हैं वो? तो वो हैं महाकवि कालिदासस्य। कहा गया है, एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि उपमा कालिदासस्य और भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। ये 4 कवियों के विषय में ये बात कही गई है। तो उपमा कालिदास जी की प्रसिद्ध है। आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो आदि काव्यम रामायणम। तो अब देखें, स्वप्न वासवदत्तम प्रसिद्ध नाटक है, तो जिसकी नायिका है स्वप्न वासवदत्ता। ये वासवदत्ता जो है वह इसकी नायिका हैं। तो ये किन्होंने लिखा है? भासेन। नाटके संधयः भवन्ति, नाटक में संधियां होती हैं। कितनी? तो नाटक में कितनी संधियां होती हैं? 5 संधियां होती हैं। जब नाटक को लिखा जाता है तो रचयिता जो है वहाँ पर ये ध्यान करता है कि नाटक में 5 संधियों का उचित उपयोग हो। फिर गद्य काव्य में किसकी आवश्यकता नहीं होती? समासों की, नायकों की, और या फिर छंद और लय की। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती? छंद व लय की। कादंबरी जो है वो क्या है? एक प्रमुखा क्या है? एक गद्य रचना है। नाट्यशास्त्रम कृतेः कृतिकारः कः, नाट्यशास्त्र को के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। कस्मिन् पुराणे नाटकस्य लक्षणम उद्घाटितम अस्ति, किस पुराण में नाटक का लक्षण जो है वह बताया गया है? तो वह किसमें? देखिए, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण या विष्णु पुराण? तो अग्नि पुराण में। कुमार संभवम कस्य कृति, कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव कालिदास जी की रचना है। आगे है चारुदत्तम, ये किनकी कृति है, किनकी रचना है? या ये कृति क्या है? नाटक है, महाकाव्य है या गद्य काव्य है? तो क्या है ये एक नाटक है। और मुक्तक काव्य, जैसा देखिए मुक्तक काव्य आया था, महाकाव्य और खंड काव्य का तो हमने देखा था। तो मुक्तक काव्य क्या है? जब श्लोक जो है वह आपस में संबद्ध नहीं होते हैं जिस रचना में, तो उस रचना को, उस काव्य को मुक्तक काव्य कहा जाता है। यहाँ ये सभी श्लोक मिलकर कोई कहानी नहीं बनाते हैं, बल्कि अलग अलग बातों को कहते हैं। तो मुक्तक काव्य किसका भेद है? तो ये किसका भेद है? गद्य काव्य का, नाटक का या फिर पद्य काव्य का? तो पद्य काव्य का ही एक भेद है। फिर कालिदास के द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए हैं या माने जाते हैं उनके द्वारा लिखे गए? तो वो हैं 7। नीति शतकम नामकम मुक्तक काव्यम कस्य रचना अस्ति, नीति शतक जो है वह एक मुक्तक काव्य है, और वो किसकी रचना है? वह कालिदासस्य भर्तृहरेः अथवा माघस्य। तो किसकी रचना है? भर्तृहरेः। भर्तृहरि शब्द से षष्ठी विभक्ति लगी है। नाटका नाम विभाजनम भवति, नाटकों का विभाजन होता है। किस चीज में बांटा जाता है नाटकों को? तो अंकेषु। संस्कृत नाटकानि प्रायः भवन्ति, संस्कृत नाटक प्रायः कैसे होते हैं? दुखांत, सुखांत अथवा हास्य, तो सुखांतानि। अंतःपुरे कस्य प्रवेशः निर्बाधः अस्ति, किसका प्रवेश निर्बाध होता है? विदूषक, राजा या फिर कंचुकी का? तो कंचुके है। किस नाटक के श्लोक चतुष्टय जो है वह अत्यंत प्रसिद्ध है? 4 एक कहा गया है कि श्लोक चतुष्टय, तो किस नाटक के विषय में है वो प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब ये 4 श्लोक वो होते हैं जब इस नाटक की जो नायिका है शकुंतला, वो अपने पालक पिता के घर से अपने पति के घर जाने के लिए विदा हो रही होती है। उस समय के वो 4 श्लोक हैं जो इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं। प्रमुख आधुनिक संस्कृत गद्यकार, आधुनिक संस्कृत गद्यकार इनमें से कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास जी। इन्होंने लिखा क्या है? शिवराज विजय। आ भी गया, देखिए आगे। ऐसे ये प्रश्न हो सकता है कि शिवराज विजय के लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास जी।
फिर चारुदत्तम इत्यस्य लेखकः कः, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, ये प्रसिद्ध नाटक है, अभी हमने देखा था इसको, तो इसको लिखा है महाकवि भास ने। रामायणस्य रचयिता कथ्यते, रामायण का रचयिता कहा जाता है किनको? रामायण के रचयिता जो है उन्हें महाकवि कहा जाता है, या आदि कवि कहा जाता है, या फिर एक कवि कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आदि कवि, क्योंकि रामायण जो है वो उसे आदि काव्य कहा जाता है, और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। फिर है भर्तृहरिणा, भर्तृहरि जी के द्वारा कति शतकानि लिखितानि, कितने शतक लिखे गए हैं? 6, 7 अथवा त्रीणि। तो कितने लिखे गए हैं? त्रीणि शतकानि। संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में विशालतमः ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो वो है महाभारतम। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसे शतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है, 100,000 श्लोकों वाला ग्रंथ। तो सप्तकांडेषु विभक्तम काव्यम अस्ति, 7 कांडों में विभक्त काव्य कौन सा है? ये तो रामायण ही है। और नांदी को कौन पढ़ता है? नांदी को सूत्रधार पढ़ता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ केन विरचित, अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन है इनमें से? आचार्य चाणक्य। और पंचतंत्र नामक ग्रंथ अस्ति, पंचतंत्र नामक ग्रंथ जो है वो है, कैसा है वो खंड काव्य है, कथा ग्रंथ है, अथवा वह एक नाटक ग्रंथ है। तो वह क्या है? पंचतंत्र एक कथा। वहां पर इसके अतिरिक्त आगे हम देखें तो रामायण प्रतिनायक, रामायण में प्रतिनायक कौन है? राम है, हनुमान है, या रावण है? तो रावण है। प्रतिनायक अर्थात जो खलनायक है। फिर एक अगला प्रश्न आ रहा है कि गद्य पद्य मयम काव्यम कथ्यते, गद्य और पद्य से युक्त काव्य कहा जाता है किसको? पद्य को, गद्य को, या फिर चंपू को? तो चंपू काव्य कहा जाता है गद्य और पद्य से युक्त काव्य को। और नल चंपू कृति ही केन संबद्ध, ये कृति, ये रचना किससे संबद्ध है? किन्होंने इसे लिखा है? तो नल चंपू जो है उसे त्रिविक्रम भट्ट जी ने लिखा है। प्रथमम चंपू काव्यम मन्यते, पहला चंपू काव्य जो है वह इनमें से किसे माना जाता है? तो विकल्प हैं नल चंपू, मदालसा चंपू, या फिर यशस तिलक चंपू। तो ये माना जाता है नल चंपू को। और अंतिम प्रश्न है धारा नरेश भोजदेवेन रचितम चंपू काव्यम किमस्ति, उनके द्वारा लिखा गया है रामायण चंपू। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लगभग देखिए आपको पूरे ही इसमें देखें हम संस्कृत साहित्य पर हमने आपको शताधिक प्रश्न, 100 से अधिक प्रश्न, लगभग 110 के आसपास प्रश्न हमने आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। तो आप यदि इनको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे और इस समस्त सामग्री को आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, इस वीडियो को आप देख लेंगे अच्छे से, तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जल्दी ही अगले कुछ दिनों में ही आपके लिए जैसे व्याकरण के जो मुख्य विषय हैं, मुख्य रूप से 12वीं कक्षा के और 10वीं कक्षा के जो व्याकरण के विषय हैं, उनमें हमने आपके लिए सामग्री छांटी है। तो हम उस सामग्री का भी परिचय आपको देंगे और जल्दी ही वो वीडियोस आपके सम्मुख आ जाएंगी। तब तक आप जो है वह अपना अच्छे से आप अध्ययन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।